बनते जी को अनेक लोगों ने, अनेक प्रेस ने, मीडिया ने क्वेश्चन पूछा कि भाई आप इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, बॉम्बे से इस आंदोलन को लेके आए बुद्ध गया तक, और बिहार सरकार ने और भारत सरकार ने आपकी बात नहीं सुनी, तो आप क्या करोगे? तो बनते जी ने उनको जवाब दिया कि भाई मैं ईमानदारी से, लीगल तरीके से ये काम करना चाहता हूँ। भारत सरकार को और बिहार सरकार को मेरी नम्र विनती है कि भाई ऐसा उदाहरण आपको दुनिया में कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा कि किसी एक हिंदू की चीज किसी क्रिश्चियन के हाथ में है, या कोई चर्च कोई हिंदू के हाथ में है, कोई मस्जिद किसी दूसरे के हाथ में है, ऐसा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो फिर महाबोधि महाविहार ये बौद्धों का पवित्र स्थल है, ये हिंदुओं के हाथ में कैसा है? तो इसके लिए अगर ये छोटा क्वेश्चन है मेरा, अगर इसके लिए बिहार सरकार और भारत सरकार मेरी बात को नहीं सुनते हैं, तो मैं ये क्वेश्चन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे लेके जाऊंगा, यूनाइटेड नेशन में लेके जाऊंगा और यूनेस्को के पास भी लेके जाऊंगा। तो ये बात बनते जी ने वहां पे उस समय कह दी थी। तो उसके बाद भी देखें, आप लोगों को भी मालूम है कि भाई ये आंदोलन चल रहा था, कुछ हो नहीं रहा था। तो 2002 में ह्यूमन राइट्स का एक कन्वेंशन जिनेवा में हो रहा था। उसमें एक विषय था कि रिलीजियस ह्यूमन राइट्स। तो इस हेड के अंतर्गत हमने यूनाइटेड नेशंस को ये रिक्वेस्ट की कि भदंत आर्य, नागार्जुन, सुरेश देसाई जी है, ये आंदोलन चला रहे हैं और ऑलरेडी भारत सरकार को रिक्वेस्ट किए है और बिहार सरकार को भी रिक्वेस्ट किए, लेकिन ये दोनों सरकारें बनते जी का कोई सुन नहीं रहे। तो उन्होंने बनते जी के नाम से, क्योंकि हमारी एक एनजीओ थी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर ह्यूमन राइट्स में काम करती है, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, तो मैंने बनते जी को कहा कि हमने ह्यूमन राइट्स कमीशन को लिखा है और उन्होंने कहा है कि भाई आपकी बात जो है वो हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में लाते हैं, तो हमको जिनेवा जाना पड़ेगा। तो बनते जी ने ऑलरेडी जब मीडिया के सामने ये बात कही थी कि भारत सरकार और बिहार सरकार मेरी बात नहीं सुनेंगे, तो मैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में इसको लेके जाऊंगा। और अचानक वो एक संधि अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। तो 2002 के जुलाई महीने में हम लोग बनते जी को लेके जिनेवा गए। नागपुर से ही हम लोग गए, नागपुर से बॉम्बे गए और बॉम्बे से फिर हम लोग जिनेवा गए। तो जब ये हमारा सफर शुरू था, हमने उस समय की ह्यूमन राइट्स कमिश्नर जो थी, हाई कमिश्नर मैरी रॉबिन्सन, उसको हम जब मिले और बनते जी ने उनको अपने सब मेमोरेंडम दिए कि भाई महाबोधि महाविहार एक ऐसा पवित्र जगह है जो बौद्धों के आस्था का है, जहाँ पे भगवान बुद्ध को एनलाइटनमेंट हुआ था। तो उसको 5 मिनट के अंदर, वो इतनी बड़ी हाई कमिश्नर थी, उसके पहले आयरलैंड की प्रेसिडेंट रह चुकी थी मैरी रॉबिन्सन, तो उनको समझ में आ गया और उन्होंने उनको बोला कि हम यूनेस्को से आपकी अपॉइंटमेंट दिला देते हैं। ये बातें जो कल्चरल राइट्स की बातें हैं ये यूनेस्को के अंदर आती है, आप यूनेस्को जाओ। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है, आपको सबको मालूम है। कार्यक्रमाच्या अंतर्गत असा आहे की उद्या 11 तारखेपासून या कार्यक्रमाची सुरुवात होत आहे, जे प्रेस नोट मध्ये लिहून दिलेलं आहे। बनतेजी सकाळी तिथे 9 वाजेपासून म्हणजे सकाळी ध्वजारोहण झाल्यानंतर दीक्षा समारोहाच्या कार्यक्रमाला सुरुवात करतील आणि ती कार्यक्रमाची सुरुवात झाल्यानंतर देशाच्या अंतर्गत विविध वेगळ्या भागातून आलेल्या लोकांना दीक्षा देतील। नेहमीप्रमाणे दरवर्षी जसे देतात, हजारो लोकांना जशी दीक्षा देतात तसं यावर्षी ते दीक्षा देतील। आणि ठरल्याप्रमाणे मुख्य स्टेजवर 11 तारखेला भारतीय भिक्षूंच्या सानिध्यामध्ये एक कार्यक्रम होईल आणि त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी 12 तारखेला मुख्य कार्यक्रम होईल। त्या कार्यक्रमामध्ये बनतेजींच्या अध्यक्षतेखाली तो कार्यक्रम होईल। या वर्षी कुठल्याही राजकीय नेत्यांना तिथे पाचारण करण्यात आलेलं नाही, हे तुम्हाला म्हणजे ऑलरेडी मीडियाला कळलेही आहे आणि या प्रेस नोटच्या माध्यमातून तुमच्या समोर ते ठेवण्यात आले। तर त्याकरता जे चंद्रमणी धर्मगुरू होते, बनतेजी होते, मोठे बनतेजी, ज्यांच्या हस्ते बाबासाहेबांनी दीक्षा घेतली होती, त्यांचे शिष्य बनते ज्ञानेश्वर हे त्या कार्यक्रमाकरता येत आहेत आणि ते उपस्थित राहणार आहेत। तशा ठरल्याप्रमाणे 11 आणि 12 या 2 दिवसाचा कार्यक्रम दीक्षाभूमीवर तो साजरा होईल। कारण म्हणजे याच्याकरता की बनतेजीचा जो विरोध करायला लागले, तर बनतेजींना असं वाटलं की तिथे घेतल्यानंतर, कारण तुम्हाला तर माहिती आहे की बनतेजीला स्मारक समितीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्या म्हणून त्यांच्या पाठीमागे लागले
आणि अध्यक्ष पदाचा राजीनामा मागत असताना भंतेजींनी जर तिथे जर प्रेस कॉन्फरन्स घेतली असती आणि तुम्हाला सगळ्यांना नेहमीप्रमाणे आमंत्रित केलं असतं तर कदाचित त्या लोकांनी गोंधळ घालू शकले असता. म्हणून भंतेजीला असं वाटलं की कार्यक्रमाची प्रेस नोट बनवा, तुमच्या जवळ द्या, म्हणजे कार्यक्रम काय हे माहीत होऊन जाईल आणि हा स्वतंत्रपणे त्यांनी कार्यक्रम आखला. जे काही या वर्षीच्या धम्मचक्र प्रवर्तनाच्या निमित्ताने जेवढेही कार्यक्रम होत आहेत ते आता सगळे भंतेजीच्या निर्देशनाने होत आहेत आणि त्यामुळे कालची जी प्रेस नोट तुम्हाला ऑलरेडी सगळ्यांना पोहोचवण्यात आली होती आणि आजही जी देण्यात आली आहे ते भंतेजीच्या सहीचीच आहे. यापूर्वी तुम्ही बघितलं असेल की सेक्रेटरी पण सही करायचे, हे करायचे. सेक्रेटरीला यांची परमिशन नाही असं नाही आहे, त्यांना याची जाणीव आहे. बघा, मी एक तुम्हाला सांगू इच्छितो की भंतेजी स्मारक समितीचे अध्यक्ष आहेत आणि सगळ्या कार्यक्रमाची रूपरेषा त्यांच्या निर्देशनातच करण्यात आलेली आहे. तर त्यामुळे मी म्हणेल की दुसरं प्रेस नोट जरी तुमच्या हातात आलं असेल तरी जे 2 दिवस कार्यक्रम चालतील ते सगळे भंतेजीच्या निर्देशनामध्ये आणि त्यांच्या मताने चालणार आहे. शक्यतो हा प्रयत्न राहील की दीक्षाभूमीवर कोणताही वाद उपस्थित होऊ नये म्हणून, आणि तो त्याच प्रयत्नात आहेत भंतेजी की कुठलाही वाद न होता हा 68वा धम्मचक्र प्रवर्तन शांततेमध्ये पार पाडावा. देखो, ये मालूम नहीं है क्योंकि गवाही साहब ये महासचिव बोलता, महासचिव नहीं है. कभी 1 साल 1.5 साल महासचिव से चल रहा है. उन्होंने बोला इस बार कौन सा चुनाव होने वाला है अब महाराष्ट्र में, इसमें क्या बोलते हैं आचार संहिता है, इसलिए मैंने बोला है, गवाही ने पहले बोला और ये लोग बोलो एक बार मैं भी दिया. हाँ, इस बार पॉलिटिकल को कोई नहीं बोलेंगे, लेकिन आचार संहिता होने से ऐसे बोला. मैं गवाही ये पूरा गवाही साथ सेम रिपब्लिकन पार्टी और इंडियन गवाही गाद के अध्यक्ष है और पिछले लोकसभा में भी खड़ा हुआ अमरनाथ में स्वयं, और अभी विधानसभा में भी खड़ा उसके पार्टी वाला. तो ये स्वयं राजकारण चलती तो राजकारण, इसलिए आचार संहिता है. हाँ, ये सोच के नहीं बोला, मैं उसमें कुछ भी बोलने मेरा को बोलने को नहीं दिया.